कभी किसी ऊंची बिल्डिंग या स्काईस्क्रेपर को आपने बनते हुए देखा है? जो बिल्डिंग जितनी ऊंची, जितनी ही दिखने में आलीशान और शानदार लगती है, उसके निर्माण के पीछे की कहानी उतनी ही संघर्ष भरी होती है, जिसकी शुरुआत हमेशा एक सुदृढ़ नींव से होती है और जिसकी कहानी लिखी होती है अथक परिश्रम से। आज मैं बिल्डिंग्स की बात इसलिए नहीं कर रहा हूं कि आज का मंथन किसी आर्किटेक्ट के साथ या आर्किटेक्चर के सब्जेक्ट पर है, परंतु इसलिए क्योंकि जो शख्सियत मेरे साथ आज बैठे हैं, उनके जीवन की कहानी और उनकी उपलब्धियां भी एक मल्टी स्टोरीड स्काईस्क्रेपर की तरह ही विविध और जबरदस्त हैं। किसी फ्लोर पर आपको दिखेंगे एक हाई फ्लाइंग प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो किसी फ्लोर पर आपको दिखेंगे एक इंटरनेशनल बिजनेस कोच। कहीं पर एक पूरा सेक्शन है जो डेडिकेटेड है सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग को और सोशल वर्क को, तो किसी फ्लोर पर आपको दिखेंगे एक मोटिवेशनल स्पीकर। ऐसा इसलिए संभव है क्योंकि इस इमारत की जितनी ऊंचाई प्रसिद्ध है, उतनी ही गहरी इसकी नींव है, जिसकी फाउंडेशन में आपको मिलता है पिता का दिया हुआ आशीर्वाद और मार्गदर्शन, माँ से मिला दुलार और आशीर्वाद, और जहाँ की मिट्टी में खुशबू है अपने घर से जुड़ाव की, अपने धर्म से जुड़ाव की, और जिसे सींचा है अथक परिश्रम से बहाए गए पसीने ने। आज इमारतों की बात इसलिए भी क्योंकि जो ग्लोबल मंथन पॉडकास्ट का आज का टॉपिक है, वो कुछ ऐसा ही है कि जहां पर विजन, परसिवियरेंस, जुझारूपन और मिट्टी से जुड़ाव की आवश्यकता है। क्योंकि मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे बड़े बड़े सपने केवल देखने मात्र से ही पूरे नहीं होते, वो पूरे होते हैं तो युवा पीढ़ी के जुझारूपन से, उनके एग्जीक्यूशन से, उनके एक्शन से, और खास तौर पर उनके एंटरप्राइज से। तो बहुत खुशी, बहुत स्नेह और आदर के साथ स्वागत करता हूं आज के मेरे एक्सपर्ट गेस्ट श्री प्रीतम कुमार गोस्वामी जी का। नमस्कार। 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 और साथ ही वेलकम करता हूं आप सभी का जो देख रहे हैं ग्लोबल मंथन पॉडकास्ट का लेटेस्ट एपिसोड, जिसका नाम है एंटरप्राइज। तो ऑफ द रिकॉर्ड जब सर से बात हो रही थी, जब मैंने उन्हें इस एपिसोड का, इस पॉडकास्ट का आइडिया पिच किया, तो दो चीजें बड़ी नोटिस करने में आई कि सर की जो आंखें हैं उनमें एक ट्विंकल आती है, एक बड़ी चमक आती है दो जगहों पर। एक, जब वो अपने पास्ट के बारे में, जब वो अपने संघर्ष के, शुरुआती संघर्ष के बारे में, अपने पिता से मिले डिसिप्लिन के बारे में बात करते हैं, और दूसरा जब वो फ्यूचर को लेकर के बिजनेस डाइवर्सिफिकेशन और इंडिया के स्टार्टअप या टेक्नोलॉजी सीन के या एंटरप्रेन्योर्स की बात करते हैं। तो पास्ट और फ्यूचर के बीच का ये जो ब्रिज है, ये इनका पैशन है, जो कि बहुत ही इन्फेक्शियस भी है। मैं तो कहता हूँ जब मिला उनसे, तो ये पैशन इतना था कि उसी से आगे और हमें भी इंस्पिरेशन मिलती है, और वही कुछ हम आज इस एपिसोड में आप सभी के साथ शेयर करना चाहेंगे। तो सर, जो मैंने आपके बारे में एक इंट्रोडक्शन में जैसे बताया, इतनी मल्टी टैलेंटेड और इतनी मल्टी डिसिप्लिनरी आपकी कैपेबिलिटीज हैं, एबिलिटीज हैं, हाउ वुड यू डिफाइन योरसेल्फ? हाँ, हाँ। मैं भी ओवर द पीरियड जब मैं देखता हूँ और जब लोगों से बात करता हूँ, तो मुझे भी नहीं पता कि ये कैसे हुआ और कैसे बहुत सारी चॉइसेस, बहुत सारी हॉबीज़, बहुत सारी लाइकिंग्स और कुछ स्ट्रेंथ्स मेरे अंदर आई। मुझे लगता है कि इसके पीछे 2 कारण हैं कि मैं कभी ज़िंदगी से उस हिसाब से संतुष्ट नहीं हुआ कि अब बहुत हो गया। मतलब जब भी ज़िंदगी में कुछ ठहराव आता है तो मुझे बॉरडम होता है। मुझे लगता है कि एक एक्साइटमेंट होनी चाहिए लाइफ में, तो मैं हमेशा कोई नई चीज़ सीखना, नई चीज़ को एक्सप्लोर करना, वो सारी चीज़ रही है। तो मुझे लगता है चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे पॉलिटिक्स हो, चाहे सोशल एरेना हो, चाहे बिज़नेस हो, हर जगह पर मुझे कुछ न कुछ इंटरेस्ट रहता है, न सिर्फ जानने का बल्कि कंट्रीब्यूट करने राइट, का। राइट। और मुझे बड़ा मज़ा आता है उसको उसमें इन्वॉल्व होने में, एंड आई फील एक्साइटमेंट। तो आई थिंक अभी भी मेरे बिजनेस प्रोफेशन में कोई नई चीज़ आती है, तो इस मकाम पे आने के बाद भी मैं कुछ नई चीज़ सीखना चाहता हूँ, कुछ नई चीज़ एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। राइट, शायद मुझे लगता है वही कारण है कि कुछ चीज़ें मल्टीपल आप कह सकते हैं कि वो मेरे अंदर आई हैं। राइट। तो आप अपने आप को एज अ क्यूरियस लीडर, एज समवन हु इज क्यूरियस एंड
constantly learning and reinventing themselves. यस, आप ये कह सकते हैं. सो आई ऑलवेज लुक फॉर एक्साइटमेंट वेयर आई लुक फॉर द सेटिस्फैक्शन. जैसे मैं कोई मूवी भी देखने जाता हूँ तो जब तक उस मूवी में कोई मैसेज ना हो, कोई ऐसी चीज़ नहीं हो जो मुझे कुछ नया चीज़ दे, तो जब मुझे कुछ 2 मिनट के वीडियो में कोई चीज़ देखता हूँ, मुझे कुछ अच्छी चीज़ मिलती है ना, तो मुझे लगता है मेरा 2 मिनट सफल हो गए. Right. तो वो चीज़ है जो मैं हमेशा प्रयास करता हूँ, कुछ नया पाने का, नया सीखने का. जी. ग्रेट. तो आज के हम एपिसोड की जो फेज 1 है हमारी कॉन्वर्सेशन का, उसका शुरुआत मैं कुछ स्टेटिस्टिक्स के साथ करूंगा. जो स्टेटिस्टिक्स ऑडियंस को मैं स्क्रीन पे भी आई विल पुट देम अप ऑन द स्क्रीन. ये वो चीज थी जिससे मैंने आपसे ऑफ द रिकॉर्ड भी जब मैंने आपसे बात करी थी, तो इस स्टेटिस्टिक को देख के थोड़ा सा मेरा दिमाग हिला. और उसका रीजन ये था कि वर्ल्ड बैंक का डेटा एस्टिमेट करके ये कहता है कि 2025 से 35 यानी 10 वर्ष के इस अंतराल में 120 करोड़ जनता होगी जो वर्किंग एज की हो जाएगी, 1.2 बिलियन, जिसमें से 20 या 22 करोड़ सिर्फ इंडिया का ही कंट्रीब्यूशन है वर्कफोर्स में. लेकिन इन 120 करोड़ लोगों के लिए जॉब्स जो होंगी वो 10 साल के कार्य अंतराल में सिर्फ 40 करोड़ ही होंगी. यानी कि जो हम देख रहे हैं करीबन करीबन 80-85 करोड़ लोग अनएम्प्लॉयड दिख रहे हैं एज पर द डेटा एस्टिमेटेड नाउ. इंडिया इस पूरे में 18% ग्रोथ और वर्कफोर्स कंट्रीब्यूट करता है. और यूथ अनएम्प्लॉयमेंट जो प्रोजेक्टेड है इंडिया में भी, यानी कि 18 से 30 साल के बीच की जो वर्कफोर्स है, उसमें 10 से 15% का यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट हमें देखने को मिलता है. पर ऑल होप इज नॉट लॉस्ट. ऐसा गवर्नमेंट डेटा कहता है, नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, कि इस बीच में इंडिया में ही खाली 30 से 35 करोड़ जॉब्स बनने का अनुमान है. लेकिन और जो टॉपिक का हमारा आज उद्देश्य भी है, युवाओं को क्या उस जॉब्स की क्रिएशन का वेट करना चाहिए या खुद जॉब क्रिएटर बनना चाहिए. सो माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू वुड बी, जॉब क्रिएटर बनना या जॉब सीकर बनना क्या ज्यादा फायदेमंद है आज के युवा के लिए और क्यों? देखिए, ऑफ कोर्स आज जब मैं यंगस्टर से बात करता हूँ, अपने यूनिवर्सिटीज़ में जब मैं स्टार्टअप्स की बात करता हूँ, एंटरप्रेन्योरशिप की बात करता हूँ, मोटिवेशन की बात करता हूँ, या मैं जो अपने क्लाइंट्स हैं मेरे सीए प्रोफेशन के, उनके जब नेक्स्ट जनरेशन के बच्चों से बात करता हूँ, तो मोस्ट ऑफ देम वांट्स टू डू बिजनेस. दे हैव सम बिजनेस आइडिया, दे वांट टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर. लेकिन सवाल ये है कि सभी लोग तो जॉब गिवर्स नहीं बन सकते. बिकॉज आज मैं एक इंडस्ट्री चलाता हूँ, तो मुझे वहाँ पे 100 लोगों की ज़रूरत है जो मेरे इंडस्ट्री में काम कर सके, मेरे बिजनेस में काम कर सके. तो देयर हैज़ टू बी कुछ एक रेशो तो मेरा होना चाहिए. बिकॉज नेक्स्ट बात यह है कि जब तक एक मेरे पास वो व्यवसाय का, बिजनेस का माइंडसेट नहीं होगा, मैं ऐसे बहुत सारे यंगस्टर्स को जानता हूँ जिन्होंने स्टार्टअप शुरू किया, जिन्होंने बिजनेस शुरू किया, उनके पास आइडिया था लेकिन बिजनेस एक्यूमेन नहीं था, राइट, अप्रोच नहीं थी, तो वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए. इसमें कोई शक नहीं है कि जब आप जॉब गिवर बनते हैं, एंटरप्रेन्योर बनते हैं, तो आप एक लेगेसी छोड़ते हैं, आप कुछ नया क्रिएट करते हैं, कई लोगों को नौकरियां देते हैं. राइट. भारत की या देश की अर्थव्यवस्था या दुनिया की अर्थव्यवस्था में कोई ना कोई चीज़ कंट्रीब्यूट करते हैं. तो डेफिनेटली ज़्यादा लोगों को अब जॉब के बजाय बिजनेस के बारे में सोचना होगा, क्योंकि जब वो बिजनेस के बारे में सोचते हैं तो वो अपनी जीवन यापन की बात नहीं कर रहे, वो अपने साथ 100, 50, 200, 1000 लोगों की बात कर रहे हैं. मेरे एक दोस्त हैं और मेरे क्लाइंट भी हैं जी. उनका विजन पता है क्या था? उन्होंने 8 साल पहले बिजनेस शुरू किया, दुबई से यहाँ आकर के कुछ नई चीज़ की कि मुझे जॉब नहीं करना, मुझे करना, और मेरा एक मकसद है कि आई वांट टू एम्प्लॉय 10,000 पीपल. राइट, ओके. मतलब उन्होंने अपना गोल को अमाउंट के हिसाब से डिफाइन नहीं किया, नेटवर्क के हिसाब से डिफाइन नहीं किया कि यार मैं ऐसा बिजनेस खड़ा करूं कि 10,000 परिवार मेरे से चले. नाउ इफ पीपल हैव दिस माइंडसेट, ऑफ कोर्स, तो जॉब सीकिंग से ज्यादा लोगों को इधर फोकस करना चाहिए, क्रिएशन पे. यस, जॉब क्रिएशन, जॉब गिविंग. पर आपने इसी में जो आंसर की शुरुआत में एक बड़ी ज़रूरी बात भी बताई कि माइंडसेट डेवलप करना बहुत ज़रूरी है. तो सर वो माइंडसेट कैसे आता है? हालांकि इस पर हम और भी आगे भी इस पॉडकास्ट में चर्चा करेंगे, लेकिन वो माइंडसेट के लिए सबसे क्रिटिकल चीज़ क्या होती है? बिजनेस एक्यूमेन जिसकी आपने बात की. यस, मैं इससे पहले आपको
कि जॉब सीकर का माइंडसेट क्या होता है और जॉब क्रिएटर का माइंडसेट क्या होता है। जो जॉब सीकर होता है उसको एक स्टेबिलिटी चाहिए, मंथली एक फिक्स अर्निंग चाहिए, उसको थोड़ा मतलब वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए, उसको रिस्क नहीं चाहिए। और जब आप जॉब क्रिएशन या एंटरप्रेन्योर माइंडसेट में जाते हो तो फिर आप शुरुआती दिनों में जब तक कि आप कोई लेगेसी क्रिएट ना कर लो, जब तक आप वर्क लाइफ बैलेंस का नहीं सोच सकते, आप मंथली फिक्स इनकम का नहीं सोच सकते, आपको बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं, आपके लिए वीकेंड्स नहीं हो सकते, आप बहुत सारी रिस्क लेते हो, तो वहीं से माइंडसेट डेवलप होता है। राइट। और इन माइंडसेट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आप अपने को बाजू में रख करके एक बड़े विजन के बारे में सोचते हो कि व्हाई आई एम डूइंग दिस बिजनेस, व्हाट इज द पर्पस। ऑफ कोर्स मैं चाहे 1 करोड़ का पैकेज ले लूँ एज अ जॉब सीकर किसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में, पर मैं शायद 5,000 करोड़ की वेल्थ तो क्रिएट नहीं कर सकता कभी भी। बट एज अ जॉब क्रिएटर आफ्टर से 10-20 ईयर्स व्हेन आई क्रिएट, अब कितने लोग हैं, मैं अभी जो हमारे वेदांता के चेयरमैन अनिल अग्रवाल जी, उनके बारे में मैंने काफ़ी पढ़ा, गौतम अडानी के कुछ वीडियोस मैंने देखे, तो इन्होंने ऐसे ही शुरुआत की, इनके पास कुछ भी नहीं था, पर आज लाखों करोड़ों का इन्होंने एम्पायर किया और लाखों करोड़ों लोग इनसे जुड़े हुए हैं जॉब्स में। तो यही एक माइंडसेट है कि मैं फ्यूचर को कहाँ देखता हूँ, विजन मेरा क्या है, क्या लेगेसी मुझे छोड़नी है। अगर मैं बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड हो जाता हूँ कि मुझे अपना ख्याल, अपना कंफर्ट देखना है, मुझे ज़्यादा जद्दोजहद नहीं करनी है, मुझे रिस्क नहीं लेनी है, मुझे एक स्टेबल लाइफस्टाइल जीनी है, तो यहाँ से कुछ, तो फिर आप जॉब सीकर बनोगे। और कुछ उठापटक उथल पुथल करने का माइंडसेट है, कुछ बड़ा करने का माइंडसेट है, तो वहां से इसकी शुरुआत होती है एक्चुअली। जी। फेज 2 में जाने के लिए, उससे पहले जब हम बात करेंगे कि इंडिया में किस तरह के ट्रेंड स्टार्टअप्स में आ रहे हैं, उससे पहले एक छोटा सा एक सेक्शन मैं सोच रहा था, इस पर भी बात करना जरूरी है कि इंडिया में अभी किस चीज का लैक है। 2025 से 30 के बीच में हमारी पॉपुलेशन करीब करीब 160 करोड़ हो जाएगी, राइट। उस बीच में ये जो डेमोग्राफिक बूम जिसे कहा जा रहा है, बेबी बूम भी जिसे कहते हैं, ये या तो हमारे लिए एक डिविडेंड बन सकता है, एक एसेट बन सकता है, ये हमारे लिए लॉस भी बन सकता है, राइट। अगर हमने अपने युवा को क्रिटिकली स्किल्ड नहीं बनाया उनकी इंडस्ट्रीज में जो कि मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट में या एक्सपोर्ट ड्रिवन ग्रोथ में मदद कर सके, तो ये हमारे लिए एक चैलेंज तो है। आप इसको किस तरह देखते हैं? मैं जब सोच रहा था कि जब आपने वो गैप की बात की कि अगले 10 सालों में 40 करोड़ नए जॉब्स पैदा होंगे और उसके सामने 120 करोड़ ऐसे लोग होंगे जो जॉब के लिए तैयार हो चुके होंगे, या फिर यूं कहें कि जो हमारी यंग जनरेशन है उसको हमें कैसे एम्पावर करना चाहिए। तो देखिए, मतलब अफसोस की बात है कि 100 सालों से हमारे एजुकेशन सिस्टम में कोई बदलाव हमने नहीं किया, पूरा थेरेटिकल है। आज मैं जब देखता हूं कि मैंने नर्सरी स्टैंडर्ड से लेकर के और ग्रेजुएशन तक सीए किया, चलो सीए बहुत मीनिंगफुल चीज़ थी, उसमें काफ़ी कुछ ठीक था, लेकिन उसमें जब मैं देखता हूं कि जितना कुछ मैंने पढ़ा शायद उसमें से 80% 90% तो मेरी ज़िंदगी में कभी काम आया नहीं। ठीक है, उसमें से कुछ ऐसा कंटेंट रहा होगा जो जिसने मेरा एप्टीट्यूड बेहतर किया होगा, ग्रास्पिंग बेहतर की होगी। हमें हमारी एजुकेशन को कनेक्ट करना होगा, अलाइन करना होगा आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ के साथ में। राइट। अब देखिए, 5 साल 6 साल के बच्चों को क्लैरिटी नहीं होती, 5 साल सॉरी 5th और 6th स्टैंडर्ड में पढ़ने वाले बच्चों को बहुत क्लैरिटी नहीं होती कि वो आगे क्या करेगा। उसके साथ दिमाग में डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट के अलावा तीसरी चीज़ वो सोचता नहीं है ज़्यादातर। कॉमर्स के बारे में उसे कुछ पता नहीं होता, इकोनॉमिक्स के बारे में उसे कुछ नहीं पता होता, एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप्स के बारे में पता नहीं होता। तो मुझे लगता है कि सबसे पहली चीज़ एजुकेशन में कुछ ना कुछ ये सरकारों को इस तरह का बदलाव, पॉलिसी मेकर्स को लाना पड़ेगा। नंबर 2, फिर हमें उनको वैसी ही अपॉर्चुनिटीज़ भी देनी पड़ेगी। राइट। आपने उससे कोई एजुकेशन में ऐसी चीज़ करवा दी, लेकिन हम उसको जॉब्स में, बिजनेस में वो अपॉर्चुनिटी नहीं दे पा रहे, तो वो कनेक्ट नहीं कर पाएगा। तो वी हैव टू create those kind of positions, we have to empower them with those opportunities, as well as we have to create such a system कि एजुकेशन में हम उनको रेलेवेंट, प्रैक्टिकल, फ्यूचर ओरिएंटेड चीज़ें दें, ना कि हिमालय पर्वत कितना बड़ा है और वो पानीपत के युद्ध में किसने किसको हराया, अभी उतनी रेलेवेंस नहीं रही मेरे लिए। मेजर बात ये जो सर जिससे मैं समझ पाया कि एक तो आपको 2 तरह की अप्रोच लेनी पड़ेगी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। एजुकेशन को ही रेवोल्यूशनाइज करना पड़ेगा कि आप एजुकेटेड केवल थियोरेटिकल नॉलेज के लिए नहीं, बल्कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के लिए भी आप उनको, और बिजनेसेस के लिए भी उनको रेडी करें। ऐसी एक अप्रोच वैसे फिनलैंड में हुई है,
जिसमें आपको क्रिटिकल लाइफ स्किल्स बताए जाते हैं बच्चों को, रादर देन योर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और हिस्ट्री वगैरह। तो ये बड़ा अच्छा, मुझे आपका सजेशन बिल्कुल सही लगा इस मामले में। अब हम अपने इस पॉडकास्ट को फेज 2 पे लेके चलते हैं, जिसमें हम बात करेंगे कि आजकल जो बात होती है ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट की, चाइना +1 कहा जाता है। तो अब होड़ सब में ये लगी है कि हु विल बी दैट +1, राइट? बहुत सारी साउथ ईस्ट एशिया में ही कंट्रीज हैं, वियतनाम है, थाईलैंड है, लाओस है, लेकिन इंडिया जितना वर्क फोर्स कंट्रीब्यूट कर सकता है, जितना टेक्निकली स्किल्ड, अगर हम इंजीनियरिंग की बात करें और खासकर कंप्यूटर स्पेशलिस्ट की बात करें, तो कितना कंट्रीब्यूशन इंडिया कर सकता है? आपको क्या लगता है कि वो जो +1 है, विल इंडिया बी दैट +1? या देखिए, कोविड के बाद जो हालात बने, या बीच में जब चाइना को लेकर के बहुत सारे कंट्रीज़ हैं वो थोड़े से स्केप्टिकल रहते हैं, हम्म, या दे लुक फॉर द सेकंड ऑप्शन, राइट। सो दैट उनका कोई मिसयूज़ ना हो पाए। तो ऑफ कोर्स भारत को, इंडिया को लोग उस दृष्टि से देखते हैं। लेकिन मैं अगर अभी एशिया की बात करूं, हम चाइना को भी छोड़ दें, एशिया की ओवरऑल बात करूं, तो हम मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम में उस इंडेक्स में 6ठे नंबर पर है, एशिया में भी। ओके। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर इन टर्म्स, हमारे पास ज़मीन है, पानी है, धीरे धीरे इलेक्ट्रिसिटी की उपलब्धता भी बढ़ रही है, और सबसे बड़ी है मैन पावर, वो हमारे पास है, मतलब चीप मैन पावर, सस्ती मैन चीप पावर। लेबर कॉस्ट। तो वो जब हम चाइना +1 देखते हैं तो बात तो आती है, लेकिन अभी हमारे इकोसिस्टम में बहुत बड़े सुधार की ज़रूरत है और ऐसा नहीं केवल सरकार की तरफ से। नो डाउट जो हमारे सरकारी सिस्टम है, अप्रूवल की या रेगुलेटरी है, मैकेनिज्म है अप्रूवल का, या बैंकिंग का सिस्टम है, बट एट द सेम टाइम जो एंटरप्रेन्योर का माइंडसेट होता है कि आज मैं कई स्मॉल स्केल या मीडियम साइज की इंडस्ट्री में जा रहा हूँ, तो वहाँ पे सेफ्टी मैकेनिज्म बहुत पुअर हैं, अंदर के जो वर्किंग के जो एनवायरनमेंट है, इट्स नॉट टू गुड, राइट। लोग काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि वो उस माइंडसेट को भी बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि जब आप इंटरनेशनल लेवल पे एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनना चाहते हो, आप जब चाइना जाते हैं, वहाँ किसी भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जाइए, जी। तो वहाँ जो प्रोफेशनलिज्म है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो सेफ्टी मैकेनिज्म है, जो क्वालिटी मेजर्स हैं, वो कोई कंपैरिजन नहीं है। हम्म। तो हमें अगर उस गैप को फिल करना है और उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है, तो कहीं ना कहीं 360 डिग्री, मतलब चाहे वो सरकार हो, चाहे वो व्यवसायी हो, चाहे कोई और दूसरी पार्टी इस प्रोसेस में हो, हमें उसको बहुत प्रोफेशनलिज्म तरीके से लाना पड़ेगा। जी। अभी भी कोई मल्टीनेशनल कंपनी आकर के इंडिया में एस्टेब्लिश करती है और उसका कोई बहुत बड़ी पॉलिटिकल बैकिंग नहीं, तो बहुत तकलीफ है उनको आती है प्रोसेस में, सिस्टम में। बिल्कुल। कई सारे लूप होल्स हैं, ट्रांसपेरेंसीज के इश्यूज हैं, लोग रूल्स को बाईपास करने की कोशिश करते हैं। तो मुझे लगता है कि वो इंटरनेशनल और या ग्लोबल लेवल पे जाने के लिए हमें ट्रांसपेरेंसी, ग्लोबल स्टैंडर्ड के हिसाब से रूल्स, रेगुलेशन, सेफ्टी मेजर्स, वो सब करना पड़ेगा। बिल्कुल। ऐसी एक थॉट मेरे मन में भी आई थी जब मैं ये बात कर रहा था कि लाइसेंस राज तो चला गया 1991 के बाद से, पर कहीं ना कहीं माइंडसेट, अगर हम लेगेसी बिजनेसेस को भी देखें तो माइंडसेट की प्रॉब्लम है तो सही। अब कहीं पर गवर्नमेंट को इंफ्रास्ट्रक्चर अप करने की जरूरत है, तो कहीं ना कहीं बिजनेस या एंटरप्रेन्योर्स को भी अपना माइंडसेट उसी तरह से करना पड़ेगा, बिकॉज इफ यू आर प्रिपेयरिंग योर सेल्फ फॉर बीइंग वन ऑफ द टॉप 3 इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड, तो आपको वो माइंडसेट भी अडॉप्ट करना पड़ेगा। ऐसी कौन सी इंडस्ट्रीज हैं जहां पर ये बाजी मारी जा सकती है? ऐसी कोई क्रिटिकल सेक्टर्स जो आपको दिखते हो जहां पे इंडिया कैन टेक एन एडवांटेज? मैं समझता हूँ कि ऐसा कोई कौन सा एरिया है जहाँ नहीं कर सकता, आप समझिए। हम्म। आने वाले टाइम में जो सबसे होगा, रेन्यूएबल एनर्जी, जिसको हम ग्रीन एनर्जी अच्छा। करते हैं, इसमें बहुत स्कोप है। ईवीज वगैरह। हाँ, ऑफ कोर्स। या। और इसके अलावा अगर मैं स्पेशली इंडिया की बात करूं, तो अभी जब मेक इन इंडिया में जिन चीज़ों का प्रमोशन हो रहा है कि इंडिया इज बिकमिंग एन ऑल्टरनेटिव फॉर डिफेंस रिलेटेड प्रोडक्ट्स, जो जो लो बजट में हम प्रोवाइड कर सकते हैं, तो उसमें काफ़ी काम हो रहा है। ओके। एग्री बेस्ड इंडस्ट्री में हाँ। बहुत काम है। राइट। और जिस तरह से दुनिया की बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज, एआई बेस्ड कंपनीज, डेटा सेंटर्स इंडिया की तरफ देखते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे मेहनती लोग हैं, बहुत आबादी है, बहुत सारे इंजीनियर्स हैं, टेकीज़ हैं, और बाकी व्यवस्थाएं भी कंपैरेटिवली बहुत सस्ती हैं। तो वहाँ पर भी आईटी में भी ज़बरदस्त काम होने वाला है। राइट। तो मैं ये कहूँगा कि बहुत कम
शायद ऐसी कोई इंडस्ट्री हो सकती होगी जिसका स्कोप नहीं है। हम्म, इंडिया इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन, फॉर एवरी प्रोडक्ट, डिपेंड्स व्हाट पीपल वांट टू डू इट। बट ऑफ कोर्स जहां पर चूंकि हमारी पॉपुलेशन इतनी है, हमारा कंजम्पशन इतना है, तो ऐसी चीज जिसका डोमेस्टिक कंजम्पशन ज्यादा है, जैसे बिल्कुल। फूड हो गया, तो दो चीजों में हाँ, अब एजुकेशन में हमारे यहाँ इतना वैक्यूम है, आप देखिए एजुकेशन अपने आप में, हेल्थ केयर में बहुत बहुत हेल्थ सारी केयर चीजें टेक, होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो एग्री हो गया, हेल्थ केयर हो गया, एजुकेशन हो गया, तो है इसके अलावा आईटी है, ग्रीन एनर्जी है। राइट। मैं समझता हूँ इनमें बहुत डिफेंस रिलेटेड, डिफेंस सेक्टर है। तो जब आप सबको कवर करेंगे तो मुझे लगता है 80-85%, 90% तक आप पहुंच जाएंगे कि हाँ सब राइट। कुछ इंडिया में बन सकता है, और इंडिया कैन सप्लाई टू द होल वर्ल्ड, टू द वर्ल्ड। प्रोवाइडेड वी मैच द कॉस्ट एंड वी मैच द क्वालिटी। राइट। दोनों ही चीज़ें बहुत हाँ इंपॉर्टेंट हाँ। है। एक्चुअली इस सर के जो आंसर से वो मेरा अगला जो सवाल था वो भी आंसर हो जाता है। उसको मैं बताता हूँ किस तरह। हाँ। क्योंकि अभी एज वी स्पीक दिल्ली में भारत मंडपम में एआई समिट चल ए रही समिट चल है रहा ना? है। तो बहुत ज़्यादा एआई को लेके रेवोल्यूशंस हमें देखने को मिल रहे हैं, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हैं। इंडिया इज आई थिंक टॉप 5 अगेन या टॉप 3 इन टर्म्स ऑफ कंट्रीब्यूशंस टू एआई AI। टेक्नोलॉजी। लेकिन कई लोगों का सवाल ये होता है कि यार ये एआई तो जॉब्स खा जाएगा। लेकिन सर ने जैसे जो इंडस्ट्रीज बताई, ठीक उसी तरह वर्ल्ड बैंक ने भी, वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट हैं अजय बांगा, जो पहले मास्टर कार्ड के सीईओ थे, उन्होंने भी ये बात बताई कि जो 5 क्रिटिकल इंडस्ट्रीज जो ग्रोथ अभी भी ड्राइव करेंगी फॉर स्पेशली कंज्यूमर इकोनॉमीज, वहां पे मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपोर्ट ड्रिवन मैन्युफैक्चरिंग, वैल्यू एडेड सर्विसेज, एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर टेक जो कि आपने भी कहा, और एक उन्होंने टूरिज्म भी ऐड करा था इसमें। ये 5 इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो लेबर इंटेंसिव होते हुए ग्रोथ प्रोपेल कर रही हैं। तो इसका मतलब कि इनमें तो एआई एज एन एप्लीकेशन ही आएगा, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे एग्जीक्यूशन तो ह्यूमंस ही करेंगे। तो ऐसा सोचना भी गलत है कि सारी जॉब्स एआई खा जाएगा। मैं बात करता हूँ 90s की। माय फादर वाज इन बैंक, एंड जब बैंक्स में कंप्यूटराइजेशन हो रहा था, बिकॉज बैंक में पहले सब कुछ मैनुअल होता था, एवरीथिंग वाज मैनुअल। तो नेशनलाइज बैंक्स में बहुत अनरेस्ट था, लोगों को ये डर था कि जॉब्स चली जाएंगी, कंप्यूटर सारा काम करेगा, बहुत सारी स्ट्राइक्स हुई। लेकिन आप देखिए पिछले 30-35 सालों में बैंकिंग इंडस्ट्री कितने गुना बढ़ गई है। एक छोटे शहर में जहां नेशनलाइज बैंक, सब नेशनलाइज बैंक को मिला लो तो 8-10-12-15 ब्रांचेस होती थी। मैं जैसे जिस शहर से मैं हूँ, कोटा से मैं हूँ, तो 25-30-40 ब्रांचेस होती थी सब बैंक्स की मिला के। आज आप देख लीजिए कम से कम 50 किस्म के, 50 तरह के तो बैंक है, प्राइवेट और सरकारी मिला के, फिर उनकी ब्रांचेस ले लीजिए, जहां से निकलो हर आधा किलोमीटर में एक ब्रांच दिखती है, उसमें 10-8 आदमी काम कर रहे होंगे। तो 90s में बैंकिंग इंडस्ट्री में जितने लोग काम कर रहे थे और आज जितने बैंकिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, इतने ऑटोमेशन के बाद भी, तो आप देख लीजिए कहाँ जॉब्स है। बट हाँ, मैं ये कहूंगा कि कुछ जॉब्स तो जाएंगे। ऑफिस, जैसे मान लीजिए ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन है, हाँ, वो तो ऑटोमेट हो जाएगा। बहुत सारी चीजें ऐसी है जो रिपीटेटिव है, लो स्किल जॉब्स है, वो जाएंगे। राइट। लेकिन बहुत सारे नए जॉब्स भी आएंगे। आज आप कनाडा यूएस जाइए, आप किसी डिपार्टमेंटल स्टोर में जाइए, आपको वहाँ पे कैशियर नहीं है, आप खुद ही स्कैन करेंगे, खुद ही पेमेंट करेंगे, खुद ही एग्जिट करेंगे। तो आएंगे, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अगर 30-40 करोड़ जॉब जाएंगे तो नए 30-40 करोड़ जॉब आएंगे भी सही। और दुनिया की जो पॉपुलेशन बढ़ रही है, उस पॉपुलेशन के हिसाब से फिर रिक्वायरमेंट भी बढ़ेगी। जैसे आपने ट्रैवल कहा कि मतलब मैं इंडिया की बात करूँ तो इंडिया में पिछले 6-7 सालों में ट्रैवल में जो जिस हद की इंक्रीज हुई है, मतलब आप इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जाइए, ऐसा लग रहा है कि पूरा देश ही बाहर जा रहा है क्या घूमने के लिए। तो किसी भी समय जाओ तो वो पूरा खचाखच भरा होता है। अब आप क्या बोलोगे कि लोगों के पास ज्यादा पैसा आ रहा है? ऐसा भी नहीं है। ठीक है, पैसा आ रहा है, लेकिन उनकी प्रायोरिटीज लोगों ने बदली है। लोगों ने कहा यार चलो जीना शुरू करते हैं, कब तक इसको पोस्टपोन करेंगे। कोविड में लोगों ने देख लिया कि लोग करोड़ों रुपए छोड़ करके एक दिन में यहाँ से निकल लिए। तो पॉपुलेशन बढ़ रही है, उनकी रिक्वायरमेंट बढ़ रही है। तो एआई इज नो डाउट इज अ थ्रेट, बट आई कंसिडर इट टू बी अ टेम्परेरी फेज। जब हम ट्रांजिशन से उसमें जाते हैं, फिर जब दुनिया वापस से सेटल होगी, जैसे प्री कंप्यूटर और पोस्ट कंप्यूटर एरा में बात करोगे, तो इन टोटलिटी आप देखोगे तो जॉब्स भी बढ़े, इंडस्ट्री भी बढ़ी है, दुनिया कहीं से कहीं पहुंच गई। सो एआई इज अ रेवोल्यूशन, और जब रेवोल्यूशन होता है इट्स अ ट्रांजिशन का फेज है। बिल्कुल। तो यानी जॉब्स का नेचर चेंज होगा, ये नहीं है कि ब्लैंकेट तौर पे सारी की सारी जॉब चली जाएंगी। बिल्कुल सही बात है।
तो सर अब हम फेज 3 पे आते हैं, जो कि एक तरह से फाइनल फेज है, बट इसमें हम काफी चीजें डिस्कस करेंगे, ज्यादातर इंडिया स्पेसिफिक। ओके। इंडिया में आज 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न्स हैं। ज्यादातर जो है वो कंज्यूमर ड्रिवन ग्रोथ हमें दिखती है। एक्सपोर्ट्स अभी भी लगभग लगभग 18 से 20% ही कंट्रीब्यूट करते हैं हमारी जीडीपी में। हम्म। पर जो हमारे पास रेवेन्यू आता है और जिससे कि इंडिया अब फोर्थ से थर्ड, थर्ड से सेकंड जाने की जो स्टेज हम बात करते हैं, अगर हम जीडीपी को ही लें एज अ मानक, तो उसके लिए एक्सपोर्ट ड्रिवन मैन्युफैक्चरिंग ही एक वैल्यू क्रिएशन मानी जाती है, या सर्विसेज जो होती हैं। तो हाउ डू वी इंक्रीज दिस? ये किन सेक्टर्स से आ सकती है? अब वापस से मैं ये कहूँगा कि ये आपका कहना बिल्कुल सही है कि अगर आज मैं यूएस चाइना की बात करूँ, तो अगर उनका पूरा इकोनॉमी का साइज़ है या जो भी उनकी जीडीपी है, उसका परसेंटेज अगर आप देखोगे तो उनका डोमेस्टिक कंजम्पशन वर्सेस देयर एक्सपोर्ट्स, तो सारा गेम उसी का है। बिल्कुल। तो ग्रोथ तो वहीं छुपी हुई है। और मेरा जो ट्रेड डेफिसिट है या जो मेरा फॉरेक्स का जो इशू है, वो इसी से एड्रेस होगा। फिलहाल अगर मैं बात करूं, तो जैसे इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं कि इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत स्कोप है। अगेन ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड, बिकॉज हमारे को एक एडवांटेज है, या इंफ्रा सस्ता है, लेबर सस्ती है, राइट। बिजनेस को सेटअप करना सस्ता है। आज चाइना ने भी एक लेवल के बाद अपनी इंडस्ट्रीज को वियतनाम, थाईलैंड, लाओस, इंडिया जैसी कंट्री में क्यों शिफ्ट किया? क्योंकि जो इंडस्ट्री उनको वहाँ पर 10x में एस्टेब्लिश हो रही है, या वहाँ की उनकी जो मिनिमम वेजेस है उससे बहुत कम कॉस्ट में वो इंडिया में सेटल हो रही है, या कहीं जगह पर उनको कोई टैक्सेस का एडवांटेज था। देयरफॉर एग्रीकल्चर में हमारे पास स्कोप है, इसमें कोई डाउट नहीं है। डिफेंस का जैसे मैंने बोला कि हम अफ्रीका में, एशिया में बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे कंट्रीज हैं जो बड़ी कंट्रीज के डिफेंस प्रोडक्ट को नहीं खरीद सकते, और हमने तेजस बना लिया, ऐसे बहुत सारी चीजें बना ली, और जिन कंट्री का बहुत छोटा बजट है वो बजट हमको सूट करता है, और हम कहीं भी क्वालिटी में कम नहीं है। राइट। ये बात आपने बिल्कुल सही कही। आई एम सॉरी अगर मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, लेकिन ये भी जानना दर्शकों के लिए जरूरी है कि डिफेंस एक्सपोर्ट्स भी में हम पिकअप कर रहे हैं। तो एक बड़ा अच्छा डेटा मैंने लिंक्डइन पे कुछ दिन पहले देखा था कि कई सारे डिफेंस एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं। तो जो बड़े नाम है, यूएस, फ्रांस, चाइना, रशिया, ये तो ब्रॉड कंज्यूमर बेस पे हैं, लेकिन एक नीश मार्केट है जो इंडिया ने अकेला ही पकड़ा हुआ है। हम अर्मीनिया को, चैड को, निजर को, अफ्रीकन कंट्रीज या जो कॉकेसस की जो कंट्रीज हैं उनको एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आकाश जो हमारा मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। तो ये बिल्कुल आपने सही कहा कि देयर आर अपॉर्चुनिटीज इन एरियाज व्हिच वी ऑफन ओवरलुक। ऑफ कोर्स नहीं, इस पे काफी काम हो रहा है। हाँ। इस पे बहुत काम हो रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत एम्फेसिस है जी। तो ये है, व्हीकल्स में, ईवीज में बहुत काम हो रहा है। नो डाउट, देखिए चाइना बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर है हमारा, बट एट द सेम टाइम चाइना पूरी दुनिया की सप्लाई भी नहीं कर सकता। हाँ। फिर कहीं ना कहीं ले जाकर के कॉस्ट भी एक मैटर आ जाता है, जैसे डिफेंस इज वन सच एरिया, वहाँ पर हम बात कर सकते हैं। अभी देखिए मेट्रो ट्रेन जो हम बनाते हैं, कितनी कंट्रीज को हम मेट्रो ट्रेन की बोगीज बना करके दे रहे हैं। हाँ, लैटिन अमेरिका में। तो आप सेमी प्रेशियस स्टोन्स ले लीजिए। तो प्रॉब्लम ये नहीं है, हमारे पास एक्सपोर्ट की बहुत सारी चीजें हैं। सवाल ये है कि हमारे यहाँ पर एक तो वो इकोसिस्टम नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि मैं लास्ट ईयर दुबई गया किसी क्लाइंट के बिजनेस के एंगल से, कि क्योंकि हम कंसल्टिंग करते लोगों को, उनके बिजनेस सेटअप करने में मदद करते, उसको ग्रो करने में मदद करते, तो उनको स्पाइस का बिजनेस करना था। तो आई वेंट टू दुबई, एक्सप्लोर किया, सारी चीज़ किया। अब हमारे जो स्टैंडर्ड हैं फूड के, वहाँ के जो फूड के स्टैंडर्ड है उसको मैच करना पड़ेगा, कॉस्ट को मैच करना पड़ेगा। तो यहाँ पर बड़े लेवल पे नॉट ओनली गवर्नमेंट बट ट्रेड बॉडीज, अदर इंस्टीट्यूशंस, इवन एक्सपोर्ट कंसल्टेंट्स, एक इकोसिस्टम बनाने की जरूरत है। आज हम कोटा के पास रामगंज मंडी एक जगह है जहाँ पे धनिया बहुत पैदा होता है, वर्ल्ड क्लास। हमारे बूंदी में बासमती राइस वर्ल्ड क्लास होता है और एक्सपोर्ट भी होता है, लेकिन वो आम व्यक्ति की पहुंच के बाहर है। तो ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती है। अवेयरनेस, इकोसिस्टम, एक ईज ऑफ एक्सपोर्टिंग, मतलब हाँ, और अप्रोच, मतलब मैं कैसे करूं, कहां तक पहुंचा, हाउ टू आइडेंटिफाई द बायर, व्हाट आर दी, प्लस मेरी सेफ्टी। अगर मान लीजिए मैंने 5 करोड़ का किसी को सामान दिया, वो सारा वहां पे बैंकक्रप्ट हो गया,
हाउ इज माई सेफ्टी? सो अगर एक 100 करोड़ की कंपनी हो तो बियर कर लेगी, राइट। बट अगर 10 करोड़ की नेटवर्थ वाले का 2 करोड़ डूब गया तो वो कैसे बियर करेगा, है ना? और फिर एक्सपोर्ट में पैसा, यहाँ तो आप फिर भी कोर्ट में चले जाओ, ये जाओ, बहुत सारे रिकवरी मैकेनिज्म है। सो मैं ये कहता हूँ हर इंसान के पास बहुत सारे हमारे ऐसे प्रोडक्ट है जहां पर एक्सपोर्ट की गुंजाइश है। बिल्कुल। तो ये तो बात हुई डिमांड की, राइट। कुछ सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट्स की भी बात करते हैं, जैसे कई बार कैपिटल के कंस्ट्रेंट्स हो गए या इंफ्रास्ट्रक्चर की, जैसे आपने बात करी, जो हम कहीं ना कहीं अभी भी लैक करते हैं। क्या वो ऐसी स्पेसिफिक कुछ चीजें हैं जो इंडिया को ग्लोबल स्टेज पर धूम मचाने से रोक रही हैं? कॉन्स्टेंट तो मैं यही कहूँगा कि कुछ तो टैक्सेस का कॉस्ट हम मैच नहीं करा पाते। अच्छा। अभी जब से टैरिफ्स वाला हुआ है कि अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग टैरिफ्स हैं, और इसमें तो देखिए जब तक आपके लिए सबसे बड़ा बैरियर चाइना है। देखिए आप पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में चले जाइए, किसी भी कंट्री में चले जाइए, वहाँ पर मैक्सिमम सामान जो है अभी भी चाइना से आ रहा है, और वहाँ पे चाइना ने अपने एस्टेब्लिशमेंट रखे हुए हैं। तो यहाँ पर लोगों को उठना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, अपनी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव करना पड़ेगा, कॉस्ट को मैच कराना पड़ेगा, इनोवेशन पर ध्यान देना पड़ेगा। मेरे क्लाइंट है, वो कुछ प्रोडक्ट चाइना से लाते थे, आप सुनिएगा, कोई मेडिकल डिवाइस था, उन्होंने उसको यहाँ रिवर्स इंजीनियरिंग किया। रिवर्स इंजीनियरिंग करने के बाद ही स्पेंड 2 करोड़ रुपीज, स्मॉल बिजनेस, ही स्पेंड 2 करोड़ रुपीज ओनली इन इनोवेशन, और फिर रिवर्स इंजीनियरिंग करने के बाद उसमें वैल्यू एड किया। सो ही क्रिएटेड अ प्रोडक्ट बेटर देन चाइना इन ताइवान, राइट। एंड नाउ एंड कॉस्ट भी रिड्यूस करी, कि जो चीज, मान लीजिए उदाहरण के तौर पे, जो चीज मुझे 5,000 रुपए की चाइना से पड़ रही है, वही उसकी कॉस्ट वो 4,000 रुपए में ले आए इंडिया में। रिवर्स इंजीनियरिंग किया, उससे बेहतर प्रोडक्ट बना लिया, और अब उसको एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया है, और वो भी कहाँ, यूरोप में। It's very difficult to export to Europe because in terms of quality and other certifications that is required for different products. तो मैं ये कहूँगा, you need to spend a lot of on innovation. You have to have an intent. एक्सपोर्ट बड़ा मार्केट है, प्रॉफिटेबल मार्केट है, लेकिन इंसान को सोचना पड़ेगा, उसमें पैसा लगाना पड़ेगा, उसमें इनोवेशन करना पड़ेगा। तो ये चीज़ होगी। बड़ौदा में हमारे एक दोस्त हैं, कोविड के दौरान तो वो फैब्रिकेशन यूनिट चला रहे। कोविड के दौरान उन्होंने कहीं से कोई इंक्वायरी आई, तो उन्होंने हॉस्पिटल्स में यूज होने वाले जो वेंटिलेटर्स, होम वेंटिलेटर्स बनाए। अमेरिका से टीम आई, उन्होंने उनकी क्वालिटी अप्रूव की, कुछ मॉडिफिकेशन कराए। आज उनके पास फुर्सत नहीं, बट 2 साल का उन्होंने पेशेंस रखा, हिम्मत रखी, क्वालिटी मैच करवाई। और जब वहाँ की टीम आती है तो आपकी सारे सेफ्टी स्टैंडर्ड देखती है, कोई चाइल्ड लेबर तो नहीं है, मिनिमम स्टैंडर्ड क्या, ISO सर्टिफिकेशन, क्वालिटी, ये सारी चीजें हैं। तो मतलब केवल आप एक चीज को नहीं बोल सकते। एक्सपोर्ट ग्रो करने के लिए सबसे पहला कदम खुद एंटरप्रेन्योर को उठाना पड़ेगा। मुझे अपस्किल इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, मतलब मुझे अपने क्वालिटी स्टैंडर्ड को भी एनहांस करना पड़ेगा। राइट। यहीं से कहीं एक सोच मेरी आती है कि अभी जो ग्लोबल शिफ्ट्स हो रहे हैं, थोड़ा सा अपने को जूम आउट करते हैं इस कॉन्वर्सेशन में, तो देखते हैं वर्ल्ड में जो जो चीजें हो रही हैं, राइट। सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशंस हो ही रहे हैं एज वी स्पीक। उन्हीं के साथ साथ इंडिया ने इस अपॉर्चुनिटी को ऐसे कैश इन करा कि हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स कर रहे हैं। यूरोप के साथ किया है, उससे पहले एफ्टा कंट्री स्विट्जरलैंड, लिechtenstein के साथ किया था, UAE के साथ कर चुके हैं, कतर के साथ। तो इनसे हमें ये देखने को मिलता है कि इंडिया ने कहीं ना कहीं पुराना जो माइंडसेट था उसको तो डिच करा ही है, कि प्रोटेक्शनिज्म था हमारा, जो अभी भी कुछ सेक्टर्स में, जो हमारे सेंसिटिव सेक्टर्स हैं, एग्रीकल्चर, डेयरी, स्टील इंडस्ट्री को भी कई हद तक हम अपने खुद के टैरिफ्स इतने हाई रखते थे। तो अब बिकॉज ऑफ अ सर्टेन प्रेसिडेंट इन अ सर्टेन कंट्री, हमें भी एक रियलिटी चेक मिला कि नहीं, अगर हम बड़े प्लेयर की तरह बिहेव करना चाहते हैं तो हमें बड़े प्लेयर की तरह अपना टैरिफ बैरियर्स को भी घटाना पड़ेगा। अब जाहिर सी बात है कि उससे एक नॉक ऑन इफेक्ट हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री पे पड़ता है। तो हाउ डू वी स्टे कंपेटिटिव व्हाइल वी लोअर दैट प्रोटेक्शनिस्ट बैरियर? बड़ी अच्छी बात आपने पूछी। अब इसके मल्टीपल डायमेंशंस है। अभी मैं न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था कि अभी हमारा यूरोप के साथ जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ, तो उसमें बहुत सारा कस्टम ड्यूटी रेवेन्यू इंडिया गवर्नमेंट इज गोइंग टू लूज, एंड इट इज एस्टिमेटेड टू बी अराउंड 1 लाख करोड़। Whereas when we are exporting, government is not earning in terms of any taxes in generally export पे आपको GST भी नहीं मिलता है। लेकिन गवर्नमेंट का भी जो फोकस क्या है, फोकस
डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ाना, डोमेस्टिक बिजनेस को बढ़ाना, बेसिक पर्पस यही यहाँ से शुरुआत होती है, तभी गवर्नमेंट उस रेवेन्यू को लूज कर रहा है। अब ये पॉलिसी डिसीजन वाली बात है, देखिए कि जब सरकारें बैठती है हफ्तों तक, महीनों तक, जब डिस्कशन होती है कि किसको एंट्री मिलेगी, किसको नहीं मिलेगी, किसको फ्री मिलेगा, किस पे टैरिफ लगेगा, तो वहाँ पर डेफिनेटली हमें हमारे लोकल प्रोडक्ट्स को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। मैं अभी इंडस्ट्री स्पेसिफिक का नाम नहीं लूँगा, लेकिन ऐसा हुआ कि कहीं पर चाइना से कोई चीज़ हमें सस्ती आ रही है तो मेरी कोई पर्टिकुलर इंडस्ट्री बहुत अफेक्ट हुई। अच्छा। मेरे पास ऐसे केस स्टडीज एग्जाम्पल्स हैं। तो फिर कई बार गवर्नमेंट एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाती है, कई बार मेक इन इंडिया में हम जब जाते हैं तो बोले जी फिनिश्ड प्रोडक्ट आप नहीं ला सकते, आप असेंबल करके ला सकते, यहाँ ला के असेंबल कर सकते हो, तो गवर्नमेंट बीच बीच में उसको करती है। लेकिन हाँ, ये सरकारों को ये ध्यान रखने की ज़रूरत है स्पेसिफिक कि मुझे, देखिए सबका इंटरेस्ट तो प्रोटेक्ट नहीं हो सकता, ये तो मान के चलना पड़ेगा, क्योंकि जो प्रोडक्ट दुनिया से आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं इंडिया में बन भी रहे हैं, तो कहीं हम गेन करते हैं, कहीं हम लूज करते हैं। पर हाँ, जो मेरा किसान है या जो एमएसएमईज हैं, जो या जिसके ऊपर मेरी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है, वहाँ मुझे उसको प्रोटेक्ट, मतलब किसान को तो सबसे पहले प्रोटेक्ट करना ही पड़ेगा। तो शायद मुझे लगता है कि यूएस में जो के साथ हुआ उसमें काफ़ी हद तक उन्होंने उसको प्रोटेक्शन दी है। बिल्कुल कर, और कहीं पे ओपन भी करना पड़ा, बट अगेन वही पॉइंट है जो सर ने बताया कि इट्स अ गिव एंड टेक रिलेशन, गिव एंड टेक, इट्स अ गिव एंड टेक एक्चुअली। बिल्कुल। तो कहीं पे आपको सामने वाले को भी, क्योंकि आप ही फायदा लोगे तो सामने वाला फिर आपके साथ क्यों करेगा, उसको भी तो फायदा करना पड़ेगा। जिसको इंग्लिश में कहते हैं यू कैन नॉट हैव बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, मतलब अगर आप कहीं से दोनों जगह से फायदा नहीं उठा सकते, पॉसिबल नहीं ना। और वो बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं जिनके साथ आप कर रहे हो, डेवलप्ड कंट्रीज हैं। सर लास्ट के दो तीन क्वेश्चंस हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन जो है वो बड़ा मजेदार है। इसको हम कल्चर के पर बात करेंगे कि 4 कंट्रीज को लेते हैं, यूएस, इंडिया, यूरोप एंड चाइना। यूएस और यूरोप की मैं थोड़ी बात इसलिए कर सकता हूँ क्योंकि मैंने वहाँ पे अभी अपनी पढ़ाई भी करी थी, तो स्विट्जरलैंड में और यूएस में खासकर, तो वहाँ पे मैंने एक कल्चर देखा। स्विट्जरलैंड में क्या खासियत है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़बरदस्त है, पैसा खूब है, लेकिन वहाँ पे क्या चीज़ लैक करती है, यूथ में जो मेंटालिटी है वो एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट वाली नहीं है। जुझारूपन जिसकी हम आज इस पॉडकास्ट में बात कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं मुझे वो आई वुड से लैक ऑफ इमेजिनेशन दिखा, राइट। हम इंडिया की बात करते हैं तो यहाँ पे स्पिरिट पूरी है, यहाँ पे इंसान आगे बढ़ना चाहता है, कुछ करना चाहता है, ये दिखता है, राइट। पीपल अपनी अपनी किस्मत अपने हाथ लेने में माहिर है। अब यहाँ पे हमें क्या चीज पीछे रोकती है, इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट। यूएस में इंफ्रास्ट्रक्चर भी है और इमेजिनेशन भी है, वहां लोग मैंने देखा कि वास्तव में एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट के हैं भी सही। चाइना में भी सेम केस है, और इसीलिए आप यूएस एंड चाइना को देखते हैं तो वहां पे ये दोनों चीजें जो है वो आगे बढ़ती जा रही है। दैट्स व्हाई दे आर टॉप 2 इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर ये कल्चरल डिफरेंसेस आपने भी अपने ट्रैवल्स में, जब आप बाहर जाते रहे थे अपने असाइनमेंट्स में, तो वहां पे आपने क्या ऑब्जर्व किया और क्या आपको लगता है कि इंडिया की टैक्टिकल एडवांटेजेस हैं? देखिए, यूरोप की बात से मैं जाहिर आपकी बात से अग्री करता हूँ, और ये केवल स्विट्जरलैंड का मसला नहीं है, ज़्यादा पूरे यूरोप का मसला है। और ये आज से नहीं है, मतलब अगर पिछले 30, 40, 50 सालों का यूरोप का इतिहास देखेंगे तो पहले यूएस से पहले यूरोप यूज्ड टू लीड द वर्ल्ड, बिल्कुल, ठीक है। फिर वो शिफ्ट हुआ यूएस, और यूएस से धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है चाइना में। देखिए बहुत सिंपल सी चीज़ है, जब आपके पास सब कुछ होता है, पूरा इकोसिस्टम है, पैसा है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिंदगी की स्ट्रगल नहीं है, जद्दोजहद नहीं है, तो इंसान वैसे ही लेजी हो जाता है। उसको सब मिल रहा है, उसको क्यों सुबह उठ करके भागना है, क्यों उसको टेंशन लेनी है, राइट। हम देश में इतने सालों की गुलामी के बाद वी स्टार्टेड ग्रोइंग, हमें वो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, हमें वो लग्जरी चाहिए, हमें वो सेफ्टी और सिक्योरिटी चाहिए इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, राइट। तो लोगों को लगता है जो डाउन ट्रोडन पार्ट ऑफ सोसाइटी से आते हैं, या जो बिल्कुल लोअर मिडिल क्लास या बिलो मतलब फाइनेंशियली जो, तो उनको ऐसा लगता है कि मुझे कुछ करना है, मुझे इस चीज़ से बाहर निकलना है, मुझे अपना नाम करना है। तो वो फिर वो क्या होता है, वो बड़ी कंटेजियस होती है, हाँ बिल्कुल, है ना। तो जब 4 लोग कर रहे होते हैं तो 5वां भी कर रहा होता है। अभी देखिए 2 डिफरेंट सिनेरियो आपको इस दुनिया में मिलेंगे। मैं अगर इंडिया की कॉन्टेक्स्ट की बात करूं कि एक बहुत अच्छी फैमिली, वेल टू डू फैमिली है, 3rd जनरेशन बिजनेस है, 100-200 करोड़ का अंपायर है, 500 करोड़ का अंपायर है, वहाँ पे भी 2 चीज़ें हैं। कुछ के बच्चे कुछ करना नहीं चाहते, कुछ के बच्चे उस 400 करोड़ को 4000 करोड़ बनाना चाहते हैं। तो वहाँ यहाँ पर भी दोनों चीज़ें हैं। अब उनकी अपब्रिंगिंग कैसी हुई, उसका क्या था, बहुत सारे इश्यूज हैं। जैसे हमारे क्लाइंट है दिल्ली में,
150-200 करोड़ का टर्नओवर है। जो ओनर है ही 75-80, उनका एक ही बेटा था, लंदन पढ़ने गया, वहाँ एक बैंक में जॉब कर रहा है, ही डजंट वांट टू कम बैक। नहीं मैं पॉइंट, वो यूरोप ग्रोथ में जाके पोटेंशियल यूरोप तो जैसा कम हो हो गया। जाता है। अच्छा। उसको उसको वो चाहिए, उसको क्या है, सुबह जाओ शाम को आओ। तो राइट। ये यूरोप में, और ये मैं कहता हूँ कि धीरे धीरे यूएस में भी आएगा। हम्म। अब यूएस में चूंकि बाहर की दुनिया इतनी है, कंपटीशन इतना है, आज आप भी देख लीजिए कि यूएस में मेडिकल फ्रेटर्निटी ले लीजिए, टॉप कॉर्पोरेट्स ले लीजिए, बैंक्स ले लीजिए, आईटी इंडस्ट्रीज ले लीजिए, कितने बाहर के लोग वहाँ पर एक्चुअल इमिग्रेंट में, पॉपुलेशन। और कितने एक्चुअल में यूएस के कितने स्टूडेंट हैं जो एक्चुअल में एक्सेल कर रहे हैं स्टडीज में, बिल्कुल। आपको पता चलेगा। तो ये वही है, मतलब साइकिल है एक्चुअली। राइट। हमारे लिए वो साइकिल अभी 100 साल आगे है तो 100 साल बाद हम भी शायद उस स्थिति में पहुंच जाए। उम्मीद करते हैं कि हम्म, नहीं, क्योंकि अभाव में रह के जो हमने सीखा है एग्जैक्टली। उसी को हम अगर सब कुछ होते हुए भी अपनाएं तो हम्म, फिर तो स्काई इज द लिमिट। इसका ही जो कि हम चाइना में देखने को मिलता है, वो भी बहुत गरीबी से उठाए हैं। यस। एक टाइम पे चाइना इंडिया से भी ज्यादा गरीब था, यस, लेकिन अब जिस तरह वो उठे हैं वो उसी माइंडसेट से आज भी लगातार चलते जा कहते हैं ना वहाँ किसी से बात करो, भाई वी डोंट हैव एनी रिलीजन, बिजनेस एंड मनी इज आर रिलीजन, बहुत क्लियर बोलते हैं। उनका फर्स्ट फोकस धंधा, बिजनेस, इनोवेशन। हाँ। एंड वो ऐसे ही दुनिया को लीड नहीं कर रहे। देखिए आप पागलों की तरह आप किसी चीज के इनोवेशन में, इम्प्रोवाइजेशन में लगे रहते हैं वो राइट। लोग। तो वैल्यू, जब आपने कहा वैल्यू एडिशन, तो कितनी बड़ी चीज होने वाली है। बिल्कुल। तो दे ऐड वैल्यू टू एवरीथिंग एंड दैट्स व्हाई दे आर एक्सेलिंग। मतलब बिल्कुल। 30-40 साल में आप दुनिया को रूल करने की स्थिति में आ जाए, कितना बड़ी बड़ी बात है। और सही मायनों में जैसे सर ने कहा कि दे, जैसे वो कहते हैं हमारा रिलीजन नहीं, उनका रिलीजन राष्ट्र प्रेम है। अगर आप बिजनेस को, मनी को और अपने डेफिनेटली, कंट्री की ग्रोथ के लिए इतने डेडिकेटेड हैं तो भाई उससे अच्छा रिलीजन, राष्ट्र प्रेम से अच्छा रिलीजन क्या हो क्या हो सकता है। सकता है। बिल्कुल सही बात है। सर, एक टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस हम चाहते हैं, क्योंकि आप मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं अमंग मेनी अदर थिंग्स व्हिच यू हैव लॉरेल्स एंड फेदर्स इन योर कैप, तो यूथ के लिए आप क्या मोटिवेट उनको किस तरह करते हैं या क्या मैसेज चाहते हैं कि इंडिया का यूथ, ये जो हमने आज जो बात करी एंटरप्राइज के बारे में, टैक्टिकल एडवांटेजेस के बारे में, व्हाट शुड बी देयर टेक अवे व्हेन दे सी दिस पॉडकास्ट? मैं ये कहूँगा कि irrespective of your family background, your education, all of us have immense potential to do extraordinary in our life. मैं फिर से रिपीट करता हूँ, चाहे हमारा फैमिली बैकग्राउंड कैसा भी हो, एजुकेशन कैसी भी हो, हम हर इंसान के अंदर इतनी इतनी पोटेंशियल है कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हम कर इसलिए नहीं पाते, मुझे क्लैरिटी नहीं होती कि मुझे जाना कहाँ है, मुझे ज़िंदगी में करना क्या है। और जब आप छोटी चीज़ के लिए सेटल हो जाते हो, आप 25-30-40 हज़ार की नौकरी में सेटल हो गए और उसमें जीना सीख लिया, तो फिर धीरे धीरे आपकी सारी महत्वाकांक्षाएं, एम्बिशंस, सपने वगैरह सब मर जाते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि आप अपने आप से, जब आप 10th 12th 11th स्टैंडर्ड में हो, तो अपने आप से पूछिए कि आप इस दुनिया में क्यों हैं, क्या करना चाहते हैं और क्या छोड़ करके जाना चाहते हैं, व्हाट लेगेसी यू वांट टू लीव हियर। तो कोई फर्क नहीं पड़ता आप कहाँ से आते हैं, जिस दिन अंदर वो आग जल गई और पर्पस आपको मिल गया कि मुझे ये चीज़ करनी है, तो फिर जब दशरथ मांझी जैसा व्यक्ति अकेला 22 साल में एक पहाड़ को तोड़ सकता है बिना किसी एक्सटर्नल हेल्प के, तो फिर तो कोई बड़ी चीज़ नहीं। और हमारे इंडिया के जो यंग स्टार्टअप फाउंडर्स हैं, दे अमेजिंग। अभी लास्ट ईयर एक स्टार्टअप महाकुंभ हुआ था दिल्ली में, बिल्कुल। मतलब वहाँ 4-5 हज़ार स्टार्टअप फाउंडर्स थे, यंगस्टर्स थे। उनके आंखों में आप चमक देखिए, उनका आत्मविश्वास देखिए। तो मुझे लगता है, और इसमें एक और पेरेंट्स और टीचर्स का भी बहुत बड़ा रोल है। वी शुड एनकरेज पीपल टू डू समथिंग डिफरेंट इन देयर लाइफ। सोसाइटी एज अ होल। हाँ, मतलब उसी लकीर को पीटते रहने की जगह, है ना, एक ही चीज पे चलने की जगह कुछ नया डायमेंशन दें जिंदगी में। तो मुझे लगता है कि करना चाहिए, बट हर युवा के पास वो मौका है। आप किसी चीज को ब्लेम नहीं कर सकते। अगर कल आप जिंदगी में वो नहीं पाते जो आप पा सकते थे, उसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। आपके पेरेंट्स जिम्मेदार है, ना देश जिम्मेदार है, ना स्कूल जिम्मेदार है, ना आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड जिम्मेदार है, हम जिम्मेदार हैं। द डे यू टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ, यू कैन क्रिएट द डिफरेंस। कार्पे डीएम जिसे कहते हैं, सीज द मोमेंट। ये आपका टाइम, मुझे तो लगता है जब भी मैं ये सब चीजें पढ़ रहा हूँ और आपसे भी जब बात कर रहा हूँ, और मेरे ख्याल दर्शकों को भी ये पसंद आएगा, तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। इसलिए क्योंकि जब भी हम ये चीज सुनते हैं और जब हमें देखते हैं तो हमें पता चल रहा है, एक फील, एक पैल्पेबल मोमेंट है कि हाँ, मे बी दिस इज इंडियाज टाइम टू शाइन, राइट। शायद ये 10 साल डिफाइन करेंगे कि वो
ठीक है, स्लोगन देने से, जैसे मैंने कहा कि स्लोगन देने से नहीं होता है, खाली विकसित भारत के लिए हमें भी विकसित होना पड़ेगा। वी हैव टू लिव, Right. वी हैव टू लिव दैट Right. स्लोगन एक्चुअली। बिल्कुल। तो मैं तो इससे बहुत इंस्पायर्ड भी हूँ, सर से बहुत ही इंस्पायर्ड हुआ, क्योंकि ये टॉपिक तभी बना जब सर ने और मैंने इस पर मंथन किया, और खासकर आपके जो एक्सपर्ट कमेंट्स इस पे मैं थे। एक चीज़ और बताना चाहूँगा जिस हाँ, जो आपने बात की ना, जब भी मैं किसी के बारे में इंडिया के बारे में बात करता हूँ कि मैं हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहता हूँ। राइट। और लोगों को बोलता हूँ कि आप 10-20 साल के अगली सदी, अगले 50-100 साल, देखिए अभी हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और उम्मीद है कि 2030 तक हम जर्मनी को लीपफ्रॉग कर जाएंगे। ठीक है, हम तीसरे पे बिल्कुल। आ जाएंगे। हालांकि जो फर्स्ट 2 इकोनॉमीज है उनका साइज हमसे 10 गुना ज़्यादा है, बट द गुड थिंग इज हमारी ग्रोथ रेट उनसे 3-4 गुना ज़्यादा है। राइट। ठीक है, तो वो हमारे लिए सबसे बड़ा साइन है, सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट। और जो हमारा जो जुनून है, जो मेहनत कश लोग हैं, तो मैं बहुत पॉजिटिव एंगल से देखता हूँ इस चीज़ को। बहुत मेरे को बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि अगली सदी भारत की होने वाली है। बिल्कुल। और इसी पॉजिटिविटी और इसी मैसेज के साथ मैं चाहता हूँ कि आज ऑडियंस भी इसको लेके जाए, क्योंकि जब भी हम इन चीज़ों को सुनते हैं लेकिन उनको आत्मसात करते हैं और उस एनर्जी को लेकर आगे बढ़ते हैं, तो हमारी हर जो एम्बिशंस हैं, जो हमारी ड्रीम्स हैं, वो फुलफिल होती ही हैं कहीं ना कहीं। तो सर, थैंक यू वेरी वेरी मच, आपने समय निकाला हमसे बात करने के लिए। और दर्शकों को भी कहूँगा कि स्टे ट्यून टू ग्लोबल मंथन पॉडकास्ट, और इस चैनल को ऋत्विक स्पीक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू।